पराक्रम ने अपने आदमियों को इशारा किया और वो लोग उन दोनों माँ बेटी को खींचते हुए वहां से ले गए। उसने वहां मौजूद सब लोगों को भेज दिया। वो वहां अकेला था। पराक्रम ने चिता पर पड़ी प्रतिज्ञा के चेहरे को छुआ। प्रतिज्ञा को समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्शन दे। वो बस रो रही थी। उस आदमी ने धीरे से कहा, तुमने कहा था कि तुम मेरा असली चेहरा देखना चाहती हो। मैं आज तक किसी के सामने नहीं आया अपने चेहरे के साथ, लेकिन तुम्हारे सामने आ रहा हूँ। बोलते बोलते उसने पहली बार अपना मास्क उतार दिया। ये पहली बार था जब प्रतिज्ञा ने उसका असली चेहरा देखा था। उसकी भौहें बोल्ड थीं और आंखें चमकीली थीं। उसकी आंखों का रंग बहुत गहरा था। उसका चेहरा सुंदर और आकर्षक था। प्रतिज्ञा को समझ में नहीं आया, उसने अपना चेहरा क्यों छिपाया। पराक्रम ने अपना मुखौटा उतार दिया, मानो उसने आखिरकार अपने सारे बचाव के उपाय छोड़ दिए हों। जिस तरह से उसने प्रतिज्ञा को देखा वह बहुत स्नेही था। आदमी ने कहा, मुझे माफ कर दो। बोलते बोलते उसने प्रतिज्ञा की लाश को अपनी बाहों में जकड़ लिया। पराक्रम वहां बहुत अकेला लग रहा था और उसे देखकर प्रतिज्ञा का दिल दुख रहा था। उसे लगा कि वह इस आदमी को समझ नहीं पा रही है। राणा जी, आप मुझे प्यार, इसका क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या राणा जी मुझे पसंद करते थे? नहीं, यह इम्पॉसिबल था। वह, राणा जी, किसी से कैसे प्यार कर सकते थे? प्रतिज्ञा खुद से सवाल किए जा रही थी। हालांकि इस समय इस आदमी की उदासी और अकेलेपन ने प्रतिज्ञा को महसूस कराया कि वह उससे बहुत प्यार करता है। इससे पहले कि वो मामले की जड़ को समझ पाती, अचानक एक सफेद रोशनी खिल उठी। वो उस रोशनी में मिलने लगी और अगले ही पल, अपने सारे संदेहों के साथ, प्रतिज्ञा ने सारी चेतना खो दी। जब प्रतिज्ञा ने फिर से अपनी आंखें खोली, तो उसे केवल अंधेरा दिखाई दे रहा था। वो एक आदमी के दबी हुई थी और उसकी सांसें सुन रही थी। उसके ऊपर लेटा आदमी नंगा था और उसका हाथ प्रतिज्ञा की कमर पर था। वो उसकी गर्दन को अपने होठों से छू रहा था। इससे उसकी इच्छा बहुत स्पष्ट पता चल रही थी। प्रतिज्ञा अपने सामने के दृश्य से डर गई। बिना सोचे उसने उस आदमी को जोर से दूर धकेल दिया। वो उसकी बगल में गिरा और गुस्से में भरी आवाज उसके कान में हुई, "What are you doing?" ये आवाज सुनकर फिर, मंद रोशनी में, प्रतिज्ञा ने उसके साइड व्यू रूप को क्लियरफुली देखा। ये पराक्रम था। उसने खुद को संभाल कर जल्दी से बेड पर फेंका हुआ फोन लेने लगी। फोन स्क्रीन पर टाइम देखकर वो चौंक गई। उसने में खुद से कहा, मैं जिंदा हूँ, मैं समय में वापस आ गई। वो उस समय में वापस आ गई थी जब उसने पराक्रम से शादी की थी। अभी उनकी शादी को कुछ दिन हुए थे। आज रात को उसके पापा ने एक पार्टी रखी थी और उसमें उन दोनों को बुलाया था। प्रतिज्ञा को उसके पापा ने पराक्रम से अपने रिश्ते को सुधारने के लिए कहा था कि वो उसको उनकी कंपनी की फाइनेंशियली हेल्प कर सके और मेहरा परिवार को जायंट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल क्राइसिस से सक्सेसफुली निकलवा सके। उस दिन अपने पापा की बातों में प्रतिज्ञा ने आखिरकार पराक्रम को स्वीकार कर लिया था। ये पहली बार था कि उन दोनों ने एक साथ बिस्तर साझा किया था। बाद में पराक्रम ने एक कदम आगे बढ़ाया और वो भी उसके करीब चला गया था। प्रतिज्ञा सब कुछ याद करने के बाद अब होश में आई थी। उसने अपने आसपास देखा, वो नाइट गाउन में थी। जब पराक्रम को एहसास हुआ कि उसको प्रतिज्ञा ने जबरदस्ती दूर धकेल दिया है, तो उसका दिमाग धीरे धीरे साफ हो गया। वो प्रतिज्ञा से पूछने ही वाला था कि क्या हो रहा है, लेकिन प्रतिज्ञा अचानक उसकी बाहों में कोई आ गई। वो फिर से उसके ऊपर थी। सॉरी, सॉरी, लेट, सर डू इट अगेन। ये बोलते हुए वो पराक्रम को लिपट गई। उसका छोटा और कोमल शरीर पूरी तरह से उसकी बाहों में दब गया था। पराक्रम एक पल के लिए शॉक्ड रह गया। प्रतिज्ञा ने आगे बढ़कर उसका नाम पुकारते हुए उसे कसकर गले लगाकर कहा, राणा जी। पराक्रम ने उसके शरीर की गर्माहट महसूस की। सच में वह वाकई वापस उसके करीब आ गई थी। उसकी इस हरकत से परेशान पराक्रम ने उसे अपनी बाहों समेट लिया, पर जब उसने ध्यान से प्रतिज्ञा को देखा, तो उसकी हालत बिल्कुल खराब थी। उसके होंठ पीले थे और उसकी आंखें लाल थीं। उसने प्रतिज्ञा को देखते हुए पूछा,
तुम क्या कर रही हो? प्रतिज्ञा चुपचाप उसे देख रही थी। पराक्रम की बाहों में वो पहले से कहीं अधिक सहज महसूस कर रही थी। जब उसने पराक्रम का सवाल सुना तो उसने पराक्रम को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसके होंठ प्रतिज्ञा के होंठों के करीब थे, जिसे देख प्रतिज्ञा को लगा कि वह उसे चूमने वाला है। प्रतिज्ञा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन पराक्रम तो उसे सूंघ रहा था। उसने अचानक से मुंह पूछा, क्या तुमने शराब पी है? पराक्रम की बात सुनकर प्रतिज्ञा ने भी अपना शरीर को सूंघा तो उसे पता चला कि वो नशे में थी। पराक्रम को वो थोड़ी परेशान और असहाय लग रही थी, इसलिए उसने प्रतिज्ञा को छोड़ा और जाने लगा। प्रतिज्ञा थोड़ी शर्मिंदा थी कि उसने उसे किस नहीं किया। ये देखकर कि वो आदमी जाने वाला था, प्रतिज्ञा ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? पराक्रम एक पल के लिए रुका और धीरे से उसका हाथ झटकते हुए बोला, नहाने के लिए स्टडी रूम में जा रहा हूँ। पराक्रम कमरे से बाहर चला गया। वो शादी के बाद अपने स्टडी रूम में ही सोता था। वाई ही डोंट किस मी? प्रतिज्ञा ने ये बोलते हुए मुंह बनाकर सांस ली। वो खुद से बोली, अभी भी मुझे बहुत कुछ करना है। राणा जी, अब मैं आपको ढेर सारा प्यार दूंगी। मुझे आपके साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को हसीन बनाना है। लेकिन आप बहुत ही खड़ूस हो। आप मुझे प्यार करते हो, इस बात को आपने कितने अच्छे से छुपा रखा है अपने दिल में। मैं उसे बाहर लाऊंगी। प्रतिज्ञा उसके पीछे पीछे स्टडी रूम के दरवाजे तक गई। वो कई चीजों के बारे में सोच रही थी और अब परेशान लग रही थी। उसकी मेड दीपा ने जब देखा कि प्रतिज्ञा पराक्रम के पीछे पीछे कमरे से बाहर आई, तो वो भी धीमे कदमों से प्रतिज्ञा के पीछे उसके करीब चली गई। उसने पीछे से पुकारते कहा, बॉस को क्या हो गया है? क्या वो नाराज है? अचानक आए आवाज ने प्रतिज्ञा को होश में आए और अपने पीछे खड़ी अधेड़ महिला को देखते हुए बोली, तुम मुझको डरा दिया। अचानक से उसने अपनी आंखें सिकोड़कर मन में कहा, ये चुड़ैल भी कहीं मेरी डायन माँ से मिली हुई तो नहीं। उसे याद आया कि दीपा को रिया ने उसकी देखभाल करने के लिए उसके पति घर में भेजा था। रिया बहुत ही चालाक थी। उसने अपने प्लान को सरल बनाने के लिए दीपा को उसकी जासूसी के लिए भेजा था। दीपा हमेशा प्रतिज्ञा के कान भरा करती थी। प्रतिज्ञा ने बिना पलक झपकाए उसे देखा और जवाब दिया, नहीं, वो नहाने के लिए स्टडी रूम में गए हैं। मुझे उनसे अकेले में कुछ बात करनी है, तो तुम यहाँ से जाओ। ओह, मैंने देखा कि बॉस थोड़े नाखुश थे। मुझे लगा कि आप दोनों फिर से झगड़ रहे थे क्या? दीपा ने झूठी चिंता करते हुए पूछा। उसके चेहरे पर ईमानदारी टपक रही थी, लेकिन प्रतिज्ञा, जो अब सब कुछ जानती थी, वो उसके पखंड और बुरे इरादों को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। वो सख्ती से दीपा को बोली, मैंने कहा कि तुम जा सकती हो। दीपा ने सिर झुका कर कहा, ओके मिस, अगर आपको कुछ हो तो मुझे बुला लेना। उसकी बात सुनकर प्रतिज्ञा ने मन में कहा, ओ गॉड, इस चुड़ैल मेरा पीछा छुड़वा दीजिए। काश इसकी टांग टूट जाए, ताकि ये यहाँ से चली जाए। प्रतिज्ञा ने झूठा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, बुलाया लूंगी, अब आप जाइए। वो दीपा को वहां से भेजने के बाद उसको भगाने के बारे में सोचने लगी। इधर दीपा सीढ़ियों से नीचे जा रही थी कि उसका पैर फिसल गया। उसके चीखने की आवाज प्रतिज्ञा के कानों में पड़ी, आह! प्रतिज्ञा ने पलटकर सीढ़ियों की तरफ देखा तो दीपा एक दर्जन सीढ़ियां फिसलते हुए नीचे गिर गई थी। जब गार्ड ने उसकी आवाज सुनी तो वो भागकर वहां आया। प्रतिज्ञा मन मारकर दीपा के पास गई। दीपा जमीन पर दर्द से कराह रही थी। वो उसे संभालने लगी। उसने झूठी चिंता करते हुए कहा, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। आई थिंक इनके पैर में मोच आ गई है। ठीक है, ठीक है मैम, रिलैक्स। गार्ड मैक्स जल्दी से प्रतिज्ञा को दिलासा दिया। बेशक प्रतिज्ञा डरी नहीं थी। वो सोच रही थी कि वो बिल्कुल यही चाहती थी, लेकिन ये बहुत बड़ा संयोग था। उसने मैक्स से कहा, कोई बात नहीं, जल्दी जाओ। मिस, मुझे डर है कि मेरा पैर टूट गया है। ये बोलते हुए दीपा का चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था। हिलना मत, एम्बुलेंस के आने का इंतजार करो, प्रतिज्ञा ने शांति से कहा।
पराक्रम ने शोर सुना तो वो जल्दी से बाथरूम से बाथरोब पहनकर बाहर निकलते हुए बोला, ये लड़की ठीक तो है, इसने ड्रिंक पी रखी थी। वो बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर आया। उसने रेलिंग से नीचे जहां कर प्रतिज्ञा को देखा जो ठीक थी और सवाल किया, क्या हुआ? प्रतिज्ञा ने अपना सिर उठाया और उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलीं। प्रतिज्ञा ने उसे जवाब दिया, दीपा ने अपना बैलेंस खो दिया और गिर गई। हमने एम्बुलेंस बुला ली है। ठीक है। पराक्रम ने इससे आगे कुछ नहीं कहा। उसने मैक्स को इशारे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, फिर मुड़कर स्टडी रूम में वापस आया और आराम से सोफे पर बैठ गया। उसने मन में खुद से सवाल किया, ये प्रतिज्ञा आज कुछ अलग बिहेव कर रही है। वह मेरे खुद करीब आई थी, फिर मुझे दूर कर दिया। क्या ये सब उसने नशे में किया? पराक्रम ने प्रतिज्ञा को नशे में समझकर इसे और अधिक दिल पर नहीं लिया। एम्बुलेंस दीपा को अपने साथ वहां से ले गए। अब प्रतिज्ञा लिविंग रूम में अकेली सोफे पर बैठी हुई थी। वो थोड़ी थकी हुई थी। उसने मन में खुद से कहा, मैंने पापा की बातों को दिल पर लेकर शराब क्यों पी? बेवकूफ कहीं की। वो खुद को कोस रही थी, क्योंकि उसने जानबूझकर शराब नहीं पी थी। उसके शरीर में शराब का असर हो रहा था। उसने अपनी एक कनपटी को पकड़े हुए में कहा, ये मेरा सिर इतना दर्द कर रहा है, काश मुझे एक गिलास नींबू पानी मिल जाता। तभी उसकी जेब में रखा फोन बजने लगा। स्क्रीन पर नंबर देखकर प्रतिज्ञा ने मुंह बनाते हुए कहा, इस डायन की स्पीड वाकई बहुत तेज है। इसे पता लग गया होगा उस दीपा चुड़ैल का। उसने फोन उठाया। हेलो, सामने से रिया की आवाज आई। हेलो परी, मैंने सुना है कि दीपा गिर गई है। हाँ, प्रतिज्ञा ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया। तो क्या तुम ठीक हो? दूसरी तरफ से रिया की झूठी चिंता वाली आवाज आई, जैसे हमेशा का होता था। प्रतिज्ञा ने फिर भी उसे जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। वो इतनी लापरवाह क्यों थी? मैं घर पर मौजूद मेड में से किसी को तुम्हारे पास भेजती हूँ। मुझे डर है कि दीपा के बिना तुम वहाँ कैसे रह पाओगी। रिया थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोली। रिया उसके एक और जासूस भेजना चाहती थी। अगर यह पहले की बात होती तो प्रतिज्ञा अब तक उसकी बात मान चुकी होती। पहले तो उसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं था और वो आसानी से उसके जाल में फंस जाती थी। प्रतिज्ञा सीधी होकर बैठते हुए बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। राणा जी ने पहले ही इसकी प्लानिंग कर रखी है। प्रतिज्ञा की बात सुनकर रिया ने हैरान होते हुए कहा, क्या ऐसा है? क्या वो मेड ट्रस्ट करने के लायक है? राणा जी को लेकर आपको किस बात का शक है? प्रतिज्ञा ने फटाक से सवाल किया, जिस पर रिया हड़बड़ा गई। वो एक पल के लिए घुट गई। पराक्रम पर सवाल उठाना मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना। रिया ने हड़बड़ाते हुए कहा, मेरा मतलब यह नहीं था। मुझे बस डर है कि तुम वहां सहज महसूस नहीं करोगी। प्रतिज्ञा उसके ऐसे परेशान किए जाने से थोड़ी चिढ़ हो रही थी। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। राणा जी ने पहले ही सब कुछ अरेंज कर लिया है। मैं अब फोन रख दूं, वो मुझे बुला रहा है। प्रतिज्ञा ने ये कहते हुए फोन रख दिया। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि पराक्रम उसके पीछे खड़ा था और उसके हाथ में एक गिलास था। प्रतिज्ञा तुरंत शर्मिंदा हो गई। उसे नहीं पता था कि पराक्रम उसके पीछे कितनी देर से खड़ा था और क्या उसने रिया से जो कुछ भी कहा था वह सब सुना। प्रतिज्ञा ने उसे परखा। मास्क के कारण वो उसके हाव भाव को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। वो उसे आंखें छोटी करके घूरते हुए बोली, तुम यहाँ कब से खड़े हो? पराक्रम ने उसके हाथ में गिलास थमाते हुए कहा, जब से तुमने फोन उठाया है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वो घर पर आराम कर रहा था, लेकिन उस आदमी की आवाज धीमी और मधुर थी, जैसे कि सेलों का संगीत। उसने सब कुछ सुन लिया। प्रतिज्ञा ने गिलास लिया तो उसके चेहरे पर मुस्कान झलक रही थी। वो थोड़ा नजरें चुराते हुए बोली, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल करके झूठ बोला, तुम नाराज तो नहीं हो? उसकी आवाज नर्म थी। पराक्रम ने जवाब दिया, नहीं। ओह! इस आदमी को देखते हुए प्रतिज्ञा ने गिलास से छोटा घूंट लिया। वो उन दोनों के बीच के अजीब माहौल को कम करना चाहती थी।
नींबू पानी। प्रतिज्ञा ने उसकी तरफ देखा और हैरान स्वर में कहा। पराक्रम ने सिर हिलाया। ये सिर्फ नींबू के पानी का एक गिलास था। उसने उस रात बहुत शराब पी थी, इसलिए इसे पीना ज्यादा आरामदायक होगा। जब प्रतिज्ञा ने ये सोचा तो उसके दिल में गर्मी महसूस हुई। वो एक नए जीवन से लौटी थी और इस आदमी ने उसके दिल में नई धड़कन पैदा कर दी थी। जल्दी सो जाओ, पराक्रम ने प्रतिज्ञा से कहा, जो उसके सामने प्यारा सा व्यवहार कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह नर्म पड़ गई थी। बड़े से लिविंग रूम में वे दोनों ही थे और रात में गर्मागर्म रोशनी चालू नहीं थी। इस शांत रात में गर्म रोशनी उन दोनों को और भी अधिक आरामदायक महसूस करा रही थी। पराक्रम ऊपर चला गया। कुछ कदम चलने के बाद उसने मुड़कर प्रतिज्ञा से कहा, मुझे तुम्हारे पापा की कंपनी के बारे में पता है। मैं अपने मैनेजर उनकी सिचुएशन के बारे में पता लगाऊंगा। पराक्रम ने धीरे धीरे और शॉर्ट फॉर्म में बात की, जैसे कि यह सिर्फ एक छोटी सी बात थी। हालांकि प्रतिज्ञा को पता था कि इस बार वरुण, प्रतिज्ञा के पापा, जिस संकट का सामना कर रहा था वो कोई छोटी बात नहीं थी। पराक्रम ने कुछ भी पूछने का मौका भी नहीं लिया। अपने पिछले जन्म में जब वे दोनों एक साथ होते थे तो प्रतिज्ञा ने उससे इस बारे में बात करने की पहल की। उस समय पराक्रम का मूड कैसा था? प्रतिज्ञा ने इसके बारे में ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की। धन्यवाद अंकल। जब पराक्रम ने ये सुना तो वो लगभग चौंक गया। क्या कहा तुमने अंकल? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंकल बोलने की? वो गुस्से में बोला। क्या है पराक्रम के मखौटे का राज? क्या पराक्रम और प्रतिज्ञा के प्यार की कहानी यही खत्म हो जाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए कहानी। इसके अलावा मेरी अन्य कहानियों को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाएं। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं गगनदीप, आपकी प्यारी राइटर, आज आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात का समय मुंबई, एक 21 साल की लड़की बेसुध सी सड़क पर चले जा रही थी। उसकी नीली आंखों में टूटे हुए सपने थे। उसकी हाइट 5 फुट 4 इंच और देखने में बेहद खूबसूरत कि कोई भी लड़का उसके सामने अपना दिल हार बैठता। लेकिन आज वो हारा हुआ महसूस कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके सामने एक दृश्य घूम रहा था। उसने अपने प्यार को कुछ देर पहले किसी लड़के के साथ सोते हुए देखा था। कुछ घंटे पहले वो लड़की एक कमरे के दरवाजे पर छुपकर खड़ी थी। उस कमरे में एक 24 साल का लड़का एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था, जिसे देखकर उसने मन में कहा, ये क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। वो दरवाजे पर रुककर उनकी बातें सुन रही थी। अगम डार्लिंग, मुझे लगा था कि तुम उस प्रतिज्ञा के पीछे पागल हो गए हो। उस बहन जी के लिए तुम हमारे रिलेशनशिप इग्नोर कर रहे हो। उसके साथ लेटी हुई लड़की उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसका चेहरा दरवाजे पर खड़ी प्रतिज्ञा को दिख नहीं रहा था। अगम ने अपने नीचे लेटी उस लड़की की गाल को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए कहा, उसके लिए बेट लगी थी मेरे दोस्तों से कि उसके साथ रिलेशन बनाना था, जिसे मैंने बनाकर शर्त जीत ली। वो मेरी वजह से राणा पराक्रम बुंदेला से शादी नहीं करना चाहती थी। बेवकूफ़ कहीं की, मेरे लिए उस इंसान को छोड़ना चाहती हैं। उसके बच्चे का अबॉर्शन करवाने वाली हैं। उस बेवकूफ़ को लग रहा है कि मैं उससे शादी करूंगा। स्टूपिड। हाँ हाँ हाँ। उसकी बात सुनकर वो लड़की हंसने लगी और उसका साथ देते हुए अगम भी हंसने लगा। उनकी हंसी उस कमरे में गूंज रही थी। प्रतिज्ञा की आंखों के आंसू बह रहे थे। वो वहां से भाग गई। प्रतिज्ञा अगम के घर से अकेली निकली। उसका पूर्व प्रेमी अगम था। उसने सोचा कि अगम उसे सच्चा प्यार करता है। उसने उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था और पराक्रम के साथ अपने बच्चे का अबॉर्शन करवा लिया था, ताकि वो फिर से उसके साथ रह सके। हालांकि अभी जो कुछ भी हुआ था उससे उसे पता चल गया था कि यह झूठ था और वह कितनी मूर्ख थी। प्रतिज्ञा ने आज ही अबॉर्शन करवाया था और उसकी शारीरिक स्थिति बहुत कमजोर थी। इतने बड़े सदमे के बाद वह बेसुध हो गई थी।
इसलिए सड़क अंधेरी रात में अकेले चली जा रही थी और जब कार उसके पास से गुजरी तो उसके पास रिएक्शन करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। अगले ही पल उसे केवल एक बहुत बड़ा झटका लगा और भारी दर्द महसूस हुआ। फिर उसका शरीर हल्का हो गया और उसे ऐसा हल्कापन महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह सही नहीं था। वो हवा में तैर रही थी। ये क्या है? उसकी नज़र अपनी बॉडी पर पड़ी जो खून से लथपथ सड़क पर पड़ी थी। उसे एहसास हुआ कि वह मर चुकी है। उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई थी। उसकी आत्मा शरीर से बाहर आकर वहां भटकने लगी थी। क्या इंसानों में वाकई आत्मा होती है? ये सब बहुत अजीब था और उसका दिमाग अभी भी चकरा रहा था। वो अपनी बॉडी को छूने की कोशिश करने लगी, पर वो ऐसा नहीं कर पाई। उसकी नज़र उस गाड़ी पर पड़ी जिसके ड्राइवर ने उसे टक्कर मारी थी। वो कुछ दूर जाकर रुका। वहां एक और गाड़ी आई। उसमें से एक लड़की अगम के साथ बाहर आई। उस लड़की ने ड्राइवर को देखते हुए पूछा, वो मार गई है ना? जी मैम। ड्राइवर की बात सुनकर अगम ने पैसों की गड्डी देते हुए कहा, ये लो तुम्हारा काम हो गया, अब जाओ यहाँ से। ये सब देखकर प्रतिज्ञा की आत्मा ने खुद से कहा, मेरी बहन टीना और अगम साथ में, इन दोनों ने मुझे मारने की कोशिश की। टीना प्रतिज्ञा की लाश के पास आए और उसे देखकर तिरछा मुस्कुराकर बोली, डम्बो, मुझे और मॉम को अपना सब कुछ मानकर हमारे कहने पर इतना कुछ किया। कितनी खुश होंगी मॉम तुम्हें ऐसे देखकर। कितने पापड़ बेले थे हम तुम्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए। पापा की प्रॉपर्टी का मामला है, अब सब कुछ मेरा और मॉम का होगा। रुको मॉम को तुम्हारी पिक्चर भेजती हूँ। वो लाश की पिक्स क्लिक करने लगी। प्रतिज्ञा की सौतेली बहन और उसकी सौतेली माँ, जो हमेशा उसे प्यार करने का नाटक करती थी, उन दोनों ने उसे धोखा दिया था कि साजिश रची थी। वे उसे मारना चाहते थे और वे उसकी प्रॉपर्टी लेना चाहते थे। प्रतिज्ञा ने चिल्लाते हुए कहा, कमीनी कहीं कि तुम दोनों ने मुझे झूठ बोला। लेकिन उसकी आत्मा की आवाज टीना तक नहीं पहुंच पाई, जिसे वह प्यार करती थी। अब वो इंसान उसकी बहन का हाथ थामे हुए खड़ा था। उसकी बहन खुश दिख रही थी। वो दोनों वहां से गाड़ी में बैठकर चले गए। कुछ देर बाद पुलिस वहां आई और उसने प्रतिज्ञा की बॉडी को रेस्क्यू किया। प्रतिज्ञा की आत्मा ये सब होते हुए देख रही थी। अगले दिन उसकी शोक सभा में उसके बड़े से घर में उसके रिश्तेदार और दोस्त सफेद कपड़ों में गार्डन में उसकी लाश के पास बैठे थे। उसकी सौतेली माँ रिया और टीना दोनों आपस में फुसफुसाते हुए बातें कर रही थी। ये बहुत बढ़िया है, ये आखिरकार मर गई, अब हमारे रास्ते में नहीं आएगी। इतने सालों तक उसे इतना लाड़ प्यार करना बेकार नहीं गया कि वो घमंडी और मूर्ख बन गई। अब तुम आखिरकार अगम के साथ शादी करके आराम से रह सकती हो, रिया ने टीना से कहा। टीना के चेहरे पर मुस्कान आई जिसे उसने सफेद दुपट्टे से छुपा लिया। प्रतिज्ञा को केवल घृणा महसूस हुई और उससे भी ज्यादा वह खुद को कितना बेवकूफ महसूस कर रही थी। वह इतनी गुस्से में थी कि वह उन दोनों से बहस करना चाहती थी। उसने टीना को खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ये सब व्यर्थ था। वह उनके बीच से गुजर गई। वह उन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। प्रतिज्ञा दर्द में चिल्लाई, क्यों भगवान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने अपनी सौतेली माँ की ओर देखा। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या इतने सालों का प्यार झूठा था? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही थी? और तुम, भगवान, ये बहुत बुरा है कि मैं मर चुकी हूँ। तुम मुझे ये सब क्यों दिखाना चाहते हो जब मैं कुछ नहीं कर सकती? क्यों? इस समय प्रतिज्ञा दुखी और निराशा से भरी हुई थी। पलक झपकते ही कुछ घंटे बीत गए। प्रतिज्ञा इधर उधर भटकती हुई अपने अंतिम संस्कार में पहुंच गई। हालांकि उसका परिवार इसके लिए दुखी नहीं था, लेकिन वे दिखावे को बनाए रखने पर बहुत ध्यान देते थे। रिया टीना उसकी चिता से कुछ दूर खड़ी थी। प्रतिज्ञा नाम के लिए अभी भी अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी, लेकिन उसके पापा अबोर्ड से वहां नहीं आए थे। इस समय प्रतिज्ञा ने आखिरकार इस परिवार में सभी को स्पष्ट रूप से देखा। हर कोई स्वार्थी था। ये कैसा परिवार था? ये स्पष्ट रूप से एक असुर युद्ध का मैदान था।
अंतिम संस्कार में उसके कुछ दोस्त भी शामिल हुए, लेकिन उनके चेहरों पर दिखावटी और नकली उदासी ने प्रतिज्ञा को एहसास कराया कि वह कितनी दयनीय थी। उससे ज्यादा दुखी कोई नहीं था। उसके इस छोटे से जीवन में बहुत कम स्नेह और प्यार था। उसने अपने करियर को ठीक से नहीं संभाला। वास्तव में उसका कोई करीबी दोस्त भी नहीं था। किसी को भी सच्चाई का पता लगने और उसका बदला लेने की कोई संभावना नहीं थी। अंत में उसने कुछ भी हासिल नहीं किया था। वो एक मजाक बन गई थी। प्रतिज्ञा को फिर से दिल टूटने का एहसास हुआ। उसे कुछ भी महसूस नहीं करना चाहिए था। उसने सोचा, काश मैं ये सब फिर से शुरू कर सकती तो मैं खुद को इस तरह जीने नहीं देती। ये सब मेरे दुश्मन हैं। यहाँ मेरा कोई नहीं है। एक अनजान जगह पर एक खाली कमरे में ड्राइवर को छत पर उल्टा लटकाया गया था। उसके पास एक आदमी खड़ा हुआ था जो कि उसे चाबुक से बुरी तरह पीट रहा था। उसके सामने लकड़ी की कुर्सी पर एक 6 फुट 2 इंच लंबा आदमी बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर मास्क था, जिसके के कारण उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो मुस्कुलर बॉडी वाला 32 साल का हैंडसम इंसान था। बस कीजिए राणा जी, बस कीजिए, मैं बताता हूँ। आपकी पत्नी को मारने के लिए मुझे किसने कहा था? उस ड्राइवर ने दर्द में कराहते हुए जवाब दिया। वो उसे बता रहा था। राणा जी यानी पराक्रम बुंदेला को पता चल गया था कि उसकी पत्नी प्रतिज्ञा, जिसे उससे पहली नज़र देखकर ही प्यार हो गया था, को उसके परिवार ने मारा है। उसका खून खोल गया था। उसने इशारे में अपने आदमी उसे खत्म करने के लिए कहा और वहां से निकल गया। वो अपने सिर को नीचे करके अपनी लग्जरी कार में बैक सीट पर बैठा था। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। उसका बॉडीगार्ड ड्राइव करते हुए रियरव्यू मिरर में उसको चिंतित होकर देख रहा था। चाहे वह उसे कितना भी दिलासा देना चाहे, अब यह व्यर्थ होगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी। उसके मालिक का दिल टूट गया था। इस समय वह बर्फीले, ठंडे और भयानक हत्या के इरादे से उसके अंतिम संस्कार के लिए आया था। पराक्रम ने ब्लैक 3 पीस सूट पहना हुआ था और उसके दाहिने हाथ में एक काला दस्ताना था। उसके चेहरे पर अभी भी वही मुखौटा था जिसे उसने कभी नहीं उतारा। उस आदमी की आभा अमेजिंग थी, और उसकी इम्प्रेसिव अपीयरेंस बताती थी कि वह लंबे समय से बिजनेस वर्ल्ड की टॉप पोजीशन पर था। लगभग किसी ने भी उसके पीछे बुंदेला परिवार के छोटे बेटे अगम को नहीं देखा। अगम ने अपना सिर नीचे किया और चुपचाप उसके पीछे चला गया। राणा जी, आप यहाँ? मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। रिया ने पराक्रम की ओर देखा। उसे उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने थे। हालांकि अगम बेहतरीन था, फिर भी वह बहुत छोटा था। उस आदमी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसकी गहरी आंखों में केवल प्रतिज्ञा का चेहरा दिखाई दे रहा था। काफी देर बाद उसे होश आया। उसने अपना सिर घुमाया और टीना को भयंकर नजर से देखा। टीना अचानक कांप उठी और डर के मारे रिया के पीछे छिप गई। उसने मदद के लिए अगम की ओर देखा, लेकिन अगम ने केवल अपना सिर नीचे किया और उसे न देखने का नाटक किया। पराक्रम आगे बढ़ा और अपने काले दस्ताने वाले दाहिने हाथ का इस्तेमाल करके टीना को रिया के पीछे से बाहर निकाला। टीना इतनी डरी हुई थी कि वह छूटना चाहती थी, लेकिन वह बिल्कुल भी छूट नहीं पा रही थी। मुझे बताओ, तुमने क्या किया? पराक्रम ने गुस्से में पूछा। क्या? टीना ने घबराई हुई आवाज में ये बोलते हुए पराक्रम को देखा। वो रिया पर चिल्लाते हुए बोली, मम्मी, मुझे बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। रिया मदद के लिए आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसे तुरंत पराक्रम के आदमियों ने पकड़ लिया, जो उसके पीछे थे। राणा जी, उसने अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश की। उसने टीना का पक्ष लेने की कोशिश करते हुए कहा, राणा जी, आपको क्या कोई गलतफहमी है? अगर टीना ने किसी तरह से तुम्हें नाराज किया है, तो प्लीज इसे बच्ची समझकर इसे माफ कर दीजिए। आज हम सब के लिए इतना बुरा दिन है। उद्धरण चिन्ह। ये सिर्फ मुझे नाराज करने जितना आसान नहीं है। ये खूनी है। इसके अलावा ये 20 साल की है। इसे बच्ची कैसे माना जा सकता है? पराक्रम ने गुस्से में पूछा। प्रतिज्ञा सिर्फ 21 साल की थी, तो क्या वो इतनी बड़ी थी कि उसे धोखा दिया जाता? उसने गुस्से में कहा।
टीना को पराक्रम ने पकड़ रखा था। जब उसने ऊपर देखा तो उसने प्रतिज्ञा की चिता पर लेटी लाश देखी। ये सब देखकर प्रतिज्ञा की आत्मा रो रही थी। पराक्रम का दिल क्रूअल्टी से भर हुआ था। भगवान जानता था कि उस पल उसने टीना को अपने हाथों से मारने की इच्छा को दबाने के लिए कितनी विलपावर का यूज किया था। उसे नहीं पता था कि उसकी मूर्ख पत्नी कैसे उनके हाथों मारी गई। उसे बस इस बात का अफसोस था कि उसे उसकी परवाह नहीं थी और उसे ये भी नहीं पता था कि उसके खिलाफ इतने सारे लोग साजिश कर रहे थे। Do you think I'm a dead person? I didn't want to interfere with my wife's funeral. Now listen carefully, you should never, ever, have put your dirty hands on her body. उस आदमी के गुस्से ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। प्रतिज्ञा भी दंग रह गई। क्या हम दोनों के बीच की शादी राणा जी की नज़र में इतनी इम्पोर्टेंट थी? प्रतिज्ञा ने खुद से पूछा। उनका अतीत उसके दिमाग में कौंध गया। वो उसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन वो उसे बेहद प्यार करता था। लेकिन अब जब प्रतिज्ञा को ये याद आया तो उसे उन दोनों के बीच की हर एक घटना याद आ गई। उसने कभी ध्यान नहीं दिया। पराक्रम उसके लिए अपनी जान नुशावर करता था। वो प्रतिज्ञा को हमेशा प्यार से देखता था। प्रतिज्ञा को लगा कि उसकी सारी पिछली समझ बिखर रही थी और कुछ नई चीजें फिर से बन रही थीं। Are you going to tell me or not? उस ड्राइवर ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है तो तुम बच नहीं सकती। पराक्रम ने टीना को देखा जो घबराई हुई थी। ये जानकर कि पराक्रम अपना आपा खोने वाला है, पराक्रम ने अपने बगल में खड़े गार्ड की कमर से खंजर निकाला। उसकी इस हरकत ने गार्ड को इतना डरा दिया कि वह आवाज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे लगा कि उसे खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पराक्रम ने खंजर टीना की हथेली में घुस दिया और खून बहने लगा। टीना दर्द से चिल्लाई और जमीन पर गिर पड़ी। पराक्रम ने उसके दूसरे हाथ को पकड़कर उसे पास के खंबे पर लगे सामने कील से थूक दिया। मैं तुम्हें बताऊंगी, ये सब मैंने ही था, मुझे मत मारो। ये बोलते हुए टीना के आंसू बह रहे थे। उसके होंठ पीले पड़ गए थे और वह दयनीय हालत में जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई थी। उसने पूरी कहानी बता दी, हालांकि उसकी बातचीत गड़बड़ और रुक रुक कर हो रही थी। प्रतिज्ञा ने अपनी आंखें खुली रखने की बहुत कोशिश की। उसे नहीं पता कि कब, लेकिन उसका चेहरा पहले से ही आंसुओं से भरा हुआ था। चुप पराक्रम को देखते हुए प्रतिज्ञा धीरे से आगे झुकी। पराक्रम ने अपने आदमियों को इशारा किया और वो लोग उन दोनों माँ बेटी को खींचते हुए वहां से ले गए। उसने वहां मौजूद सब लोगों को भेज दिया। वो वहां अकेला था। पराक्रम ने चिता पर पड़ी प्रतिज्ञा के चेहरे को छुआ। प्रतिज्ञा को समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्शन दे। वो बस रो रही थी। उस आदमी ने धीरे से कहा, तुमने कहा था कि तुम मेरा असली चेहरा देखना चाहती हो। मैं आज तक किसी के सामने नहीं आया अपने चेहरे के साथ, लेकिन तुम्हारे सामने आ रहा हूँ। बोलते बोलते उसने पहली बार अपना मुखौटा उतार दिया। ये पहली बार था जब प्रतिज्ञा ने उसका असली चेहरा देखा था। उसकी भौहें बोल थीं और आंखें चमकीली थीं। उसकी आंखों का रंग बहुत गहरा था। उसका चेहरा सुंदर और आकर्षक था। प्रतिज्ञा को समझ में नहीं आया उसने अपना चेहरा क्यों छिपाया। I love you little sweetheart। पराक्रम ने ये बोलकर उसके होठों को चूम लिया।